Very good evening, guys. कैसे हैं आप सब? This is Nisha Singh and I welcome you all on the platform of Result Guru. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? ठीक है जी। तो उसके बाद बात करेंगे आज के सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो टॉप 25 है, तो यहाँ पर आप सबको पता ही है, जब टॉप 25 क्वेश्चन रहते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी एक पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर आज के थंबनेल की हम बात करेंगे तो आज के थंबनेल पर जो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है ये है जेपी सिंह की, ठीक है जी, जेपी सिंह की ये पेंटिंग है आज के थंबनेल पर जो आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि मैम आप लाइव क्लास कब लेंगी, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँ, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है कनेक्शन या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है आपको प्रीमियर क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है जी। तो कोशिश मेरी ये रह रही है कि गैप ना पड़े ज्यादा, इसलिए प्रीमियर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब इसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको जो जानकारी देनी है वो ये है कि जिन भी बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जो बच्चे क्लास में नए हैं उन्होंने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ जो रिजल्ट गुरु गजट है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 28 जो पीडीएफ्स हैं वो आपको रोज के रोज फ्री मिल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके जो और क्लासेस हैं और आपके जो एग्जाम है उसके लिए वो हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि वो ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद करेंगे क्या, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी गो, कोशिश करेंगे सभी बच्चे आंसर देने की, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। द पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड बाय उस्ताद डैश बिकम द हॉलमार्क ऑफ द बीकानेर सब स्कूल ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यानी कि एक उस्ताद है, आपको उन उस्ताद का नाम बताना है। उस्ताद डैश के द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। ये उस्ताद कौन है? ये शाह मोहम्मद है, हाशम है, रुकनुद्दीन है या हसन रजा है। ये वो कौन से उस्ताद हैं? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं कहाँ से, अगर हम बात करेंगे चाहे हमारा एंशियंट पार्ट है चाहे हमारा जो मिडल पार्ट है, वहां से जो कुछ नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। शाह मोहम्मद है, हाशिम है, रुकनुद्दीन है या हसन रजा है। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। कौन है ये? रुकनुद्दीन है। देखिए, मुख्य रूप से जब हम बीकानेर शैली की बात करेंगे तो बीकानेर बीकानेर शैली में रुकनुद्दीन ही एक ऐसे कलाकार थे जिनकी जो चित्रकला का जो इनकी बनाई हुई जो चित्र थे वो इतने ज्यादा लोगों को उस चित्रकला ने प्रभावित किया कि जो अन्य बाद में अन्य जिनके साथ के या बाद के जो कलाकार आए उन्होंने क्या किया, इनकी शैली को अपनाया। अब यहाँ से कहीं न कहीं ये जो इनके द्वारा बनाए गए चित्र थे, वो कहीं न कहीं क्या बन गई? वे प्रमाणक छाप बन गई किसकी? ये होगी बीकानेर शैली की, यानी कि इन्हीं के चित्रों को बीकानेर शैली के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद अगर इनके ही परिवार की बात करें, उस्ताद परिवार की बात करें, तो रुकनुद्दीन के बाद ही कई कलाकार जो हैं, वो आते हैं। अब उनमें से कौन-कौन है? उस्ताद कायम है, कासिम है, अबू हमीद है, शाह मोहम्मद है या अहमद अली हैं। ये प्रमुख उस्ताद परिवार के चित्रकार जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल भी उदास हो सकता है फिल्म किस कलाकार पर बनाई गई है? ये एम.एफ. हुसैन पर बनाई गई है, राम कुमार पर बनाई गई है, आरा पर बनाई गई है या के.सी.एस. पन्नीकर पर बनाई गई है? किस पर ये बनाई गई है? किस पर ये बनाई गई है? और ये प्रश्न आपको पता है, जो मैम ने समकालीन नए क्वेश्चन जो कराए थे वहां भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। लाल भी उदास हो सकता है, जी बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या है? राम कुमार इज द राइट आंसर। राम कुमार जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था, ठीक है। और जिनको हम किस लिए जानते हैं? अगर हम वाराणसी श्रृंखला की बात करेंगे, ठीक, वाराणसी श्रृंखला,
तो वाराणसी श्रृंखला के लिए इनको हम जानते हैं। और ये किस इनके चित्र शैली की बात करेंगे कैसी थी, तो क्या थी अमूर्त। ठीक है, अमूर्त शैली के कलाकार थे। इन्हीं के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। मुख्य रूप से ये शॉर्ट मूवी थी, 1 घंटे की। ठीक है जी, 1 घंटे की शॉर्ट मूवी थी ये। कब बनाई गई है? 2015 में बनाई गई है। फिल्मकार कौन है? अमित दत्ता है। कौन? अमित दत्ता। राम कुमार पर ये बनाई गई शॉर्ट मूवी है, जो कितने इसकी ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपा का अपहरण पेंटिंग किसकी कृति है? यूरोपा का अपहरण पेंटिंग किसकी कृति है? ये सूजा की है, पिकासो की है, रेम्ब्रा की है, या राजा रवि वर्मा की है? यूरोपा का अपहरण। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। यूरोपा का अपहरण। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रा। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, रेम्ब्रा। जिनकी पेंटिंग्स को हम किस लिए जानते हैं, यानी कि अगर बात करें कि इनकी पेंटिंग्स की जो विशेषता थी वो क्या है? छाया और प्रकाश। क्या है? छाया वह प्रकाश। याद रखेंगे, छाया वह प्रकाश इनके पेंटिंग्स की विशेषता रही है। किसकी? रेम्ब्रा की। वैसे अगर बात करेंगे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं, तो ये भी हम लोग देखते आ रहे हैं। और यूरोपा का अपहरण इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जो कुछ इस तरीके से है। यूरोपा का अपहरण, ये पेंटिंग आपके सामने है। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है। अब यहाँ पर जैसा कि हम बात करते हैं कि रेम्ब्रा की जो पेंटिंग्स हैं, जहां पर वो छाया, ठीक है, जहां पर ये छाया और प्रकाश इन दोनों को बहुत ही सुंदरता से दिखाते थे, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इस पेंटिंग पर भी दिखाई देगा। और इसीलिए क्या है, इनको कहा जाता था कि भाई छाया और प्रकाश दर्शाने वाले महारथी हैं। कौन? रेम्ब्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा? किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? ये बाumgarten ने बांटा है, हीगेल ने, शोलिंग ने, या टॉल्स्टॉय ने? किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? बाumgarten है, हीगेल है, शेलिंग है, या टॉल्स्टॉय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बी, हीगेल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। हीगेल ने ही ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में बांटा है। और ये 5 जो ललित कलाएं हैं वो कौन कौन सी इन्होंने बताई? इन्होंने कहा भाई जो काव्य कला है उसको इन्होंने प्रथम स्थान दिया है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस इसको दिया। इन्होंने कहा कि सबसे उत्कृष्ट जो कला है वो इन्होंने काव्य कला को माना। उसके बाद इन्होंने दूसरा स्थान जो है संगीत कला को दिया। तीसरा स्थान इन्होंने चित्रकला को दिया है। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हेगेल के अनुसार जो इन्होंने 5 ललित कलाओं को 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा था, उसमें चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो जी कौन सा स्थान है? थर्ड प्लेस है। ठीक है, थर्ड प्लेस यानी तीसरा स्थान इन्होंने चित्रकला को दिया है। तो इस हिसाब से हमारे लिए ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चौथे स्थान पर इन्होंने मूर्ति कला को दिया है, चौथा स्थान। पांचवा स्थान इन्होंने स्थापत्य कला को दिया है। और यहाँ पर एक वर्ड जिनसे संबंधित हमेशा बोला जाता है कि सबसे निम्न, ठीक है, सबसे निम्न स्तर की इन्होंने जो कला है उसको कौन कौन सी कला को माना है? वो स्थापत्य कला को माना है। वैसे ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही गलत है अगर मैं पर्सनली बात करूं, क्योंकि देखिए कोई भी कला निम्न स्तर की हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर अच्छा रहता है इसके लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करें कि पांचवा स्थान है ना, कि भाई सबसे जो अंतिम स्थान उन्होंने दिया है कौन सी कला को दिया है, तो स्थापत्य कला को दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के जी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम से चित्रित की हैं? किस माध्यम से चित्रित की हैं? ऑप्शन ए है इंक, ऑप्शन बी है एक्रेलिक, ऑप्शन सी है मिश्रित माध्यम, ऑप्शन डी है टेम्परा माध्यम। कौन से माध्यम से इन्होंने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ये टाइटल है इनकी पेंटिंग का, इसको चित्रित किया है? ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित माध्यम, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, मिश्रित माध्यम। अब मिश्रित माध्यम होता क्या है? जिसमें दो से ज्यादा, याद रखेंगे, जो दो से ज्यादा जो माध्यम है उनका प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए?
किसी भी पेंटिंग या चित्र के निर्माण के लिए, यानी हमें पता है पेंटिंग चित्र निर्माण के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए, चित्र को बनाने के लिए जब हम दो से ज्यादा अधिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, मिश्रित माध्यम हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे केजी सुब्रमण्यम सर की, तो 15 Feb 1924 को इनका बर्थ हुआ था। मुख्य रूप से डेट ऑफ बर्थ पूछी नहीं जाती है, एक बार बस हम लोग देख लेंगे उसको। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये भी पूछा जाता है कि के जी सुब्रमण्यम एक मूर्तिकार, एक डिजाइनर और एक भित्ति चित्रकार होने के साथ साथ एक क्या है, शिक्षक भी थे। अब यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है इनसे संबंधित, वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से चित्रकार हैं, दिए गए चित्रकारों में से ऐसे कौन से चित्रकार हैं जो एक मूर्तिकार, एक डिजाइनर और एक भित्ति चित्रकार होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, कैसे थे, उच्च कोटि के शिक्षक। तो वो कौन थे, के जी सुब्रमण्यम। देखिए वैसे तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको वो फील्ड्स देखनी है जहां पर जो उन फील्ड से संबंधित ये कलाकार रहे हैं। जैसे कि भाई मूर्तिकार है, कोई डिजाइनर है, भित्ति चित्रकार है, जरूरी नहीं है कि सबने ये किया हो, कोई मूर्तिकार और डिजाइनर होने के साथ साथ कोई छापा कलाकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये भी आपको जरूर देखनी है कि मूर्तिकार, डिजाइनर और भित्ति चित्रकार होने के साथ शिक्षक कौन थे, तो के जी सुब्रमण्यम सर हैं। और इन्होंने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली को कैसे मिश्रित माध्यम से बनाया है। ठीक है, अब ये फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ये पेंटिंग जिसके बारे में पूछा जा रहा था वो पेंटिंग आपके सामने, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं, साधु के रूप में चित्रित कौन है, शिव तथा ब्राह्मण है, शिव तथा विष्णु है, अग्नि तथा इंद्र है, या वायु तथा शिव है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, कौन है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। ठीक है, अग्नि तथा इंद्र। कौन है, अग्नि तथा इंद्र। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए शिवी जातक जो है इसमें एक शासक थे। ठीक है, शिवी प्रदेश के एक शासक थे, उनको शिवी उनका नाम था। मुख्य रूप से इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये बुद्ध का ही जन्म था। ठीक है, इसमें स्वयं बुद्ध ही जो है ये एक जो राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था जिनका नाम शिवी था। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद यही क्या है, उत्तराधिकारी या यही शासक बने। कहा जाता है कि ये बहुत ही अधिक दानवीर थे। ठीक है, दानवीर थे और इन्होंने हर प्रकार का दान किया था। अब इनके मन की इच्छा थी कि मैंने हर प्रकार का दान कर दिया है, लेकिन मैंने अपना, यानी मैंने अपने देह का या अपने किसी, हम लोग कह सकते हैं शरीर के किसी भाग का भी मैंने कभी कोई दान नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मुझसे आंख भी मांग लेगा तो मैं अपने नेत्र भी, यानी आंखों का भी दान दे दूंगा। अब उनकी प्रजा को ये बात पता चली, तो उनकी प्रजा के लोग ये सोचते थे कि भाई ये दान, तो उनको अपना राजा बहुत प्यारा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे शासक थे, तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि ऐसा दान उनसे कोई मांगे। अब जब वो उनके बारे में पता चला इंद्र को, तो इंद्र और अग्नि देव ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। ठीक है जी, अब कहा यह जाता है कि यहाँ पर दो कहानियां इसे जोड़कर देखी जाती हैं। ठीक है, एक जो है शिलागुही मंदिर में है, मुख्य रूप से अजंता की जो पहली गुफा है वहां पर ये चित्र बना है। ठीक है, शिवी जातक, वहां पर जो पहला दृश्य है उसमें इंद्र और अग्नि को बाज और कबूतर के रूप में दिखाया है। जहां पर बाज या कहीं पे कबूतर लिखा गया है, देखिए कहीं पर एक कबूतर के स्थान पर आपको चिड़िया भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, गोरैया जो चिड़िया होती है उस रूप में। अब इसमें बताया गया है कि भाई एक चिड़िया जो है वो शिवी की गोदी में आकर बैठ जाती है, वो कहती है कि मेरे पीछे एक बाज पड़ा है और मेरी आप इससे रक्षा करिए। तो शिवी जो है उनको कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम मेरी प्रजा हो तो आपकी मैं रक्षा करूंगा। अब बाज वहां पर आता है, बाज कहता है कि भाई ये मेरी प्रकृति है, वो मेरा भोजन है, अगर मैं उसको नहीं खाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो जो शिवी है वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको मैं अपने शरीर का दान देता हूँ, मैं अपने शरीर का कुछ मांस आपको दूंगा, आप वो खा लीजिए, लेकिन इस चिड़िया को या कबूतर को उसको छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पहला दृश्य है शिवी जातक का, वो आपको कुछ इस माध्यम से दिखाया गया है, जहां पर ये जो शिवी है, ठीक है, ये अपने मांस को, अपने शरीर का मांस निकाल रहे हैं और तराजू में रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो तराजू आप देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ये इनको मांस जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप जो है चिड़िया को भी देख सकते हैं, कबूतर को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है मुख्य रूप से
ये मूर्ति है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि आपसे चित्र की बात की जा रही है, ये मूर्ति की बात की जा रही है। ये गांधार शैली की मूर्ति है जिसमें पहला दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, शिवी जातक के साथ स्लैब, ये गांधार शैली की है। दूसरी तीसरी शताब्दी की बनी हुई है। मुख्य रूप से अभी कहाँ है जी? ये ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे भी इतनी हमारी जो धरोहरें हैं वो हमारे पास हैं कहाँ है? ठीक है, अभी भी जो चोर लोग हैं हमारे सर पर अभी भी ये सब कमा कर खा रहे हैं। चलिए, लेट इट बी। अब इसके बाद दूसरे दृश्य की बात, सॉरी, इसके बाद अंतिम दृश्य की बात करते हैं। मैम आपको बता क्यों रही है, कहानी है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। पहला दृश्य और उसके बाद जो अंतिम दृश्य है। ठीक है जी। अब अंतिम दृश्य में ये जो अग्नि और वायुदेव हैं, ठीक है, ये इनकी परीक्षा लेते लेते बाद में एक साधु के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, क्या है, साधु का रूप धारण कर लेते हैं। और वहां पर क्या है, ये जो अग्निदेव है मुख्य रूप से, सॉरी, जो इंद्रदेव है वो मुख्य रूप से क्या कहते हैं, शिवी को कहते हैं। एक ये ब्लाइंड, एक अंधे व्यक्ति के रूप में, अंधे एक साधु के रूप में जाते हैं, सन्यासी के रूप में जाते हैं और कहते हैं जी कि भाई अपनी आंख मुझे दे दीजिए, क्योंकि एक आंख से आप भी देख पाएंगे और एक आंख से मैं भी देख सकता हूँ। तो शिवी जो है उनको अब अपनी एक आंख दे देते हैं। उसके बाद वो ब्राह्मण दूसरी आंख भी मांग लेते हैं, तो वो अपनी दूसरी आंख भी उनको दे देते हैं। लेकिन बाद में इंद्र उनसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उनसे क्या करते हैं, जिनको उनकी दोनों आंखें वापस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर मुख्य रूप से शिवी जातक गुफा संख्या 1 अजंता का सीन है। ये हम चित्र की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर चित्र और मूर्ति मैंने आपको दोनों दिखा दी है, भूलना नहीं है। अगर चित्र की बात की जाएगी तो ये कहाँ है, गुफा संख्या 1 में है, शिवी जातक, जहाँ पर हमें जातक कहानियां देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद अगर हम जो मूर्ति की बात करेंगे तो ये मूर्ति आपके सामने है। और देखिए, कहीं कहीं पर ये जो शिवी हैं इनको चोल वंशों ने अपने साथ जोड़ा है। ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वज रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये अन्य जो मूर्तियां हैं शिवी जातक की, हमें तमिलनाडु से भी प्राप्त होती हैं। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पूरी कहानी मैंने बता दी है, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू सीरीज की रचना करने वाले कलाकार का नाम बताएं। ये असद अली हैं, बद्रीनाथ आर्य हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ये नित्यानंद महापात्र हैं। ब्लू सीरीज की रचना करने वाले कलाकार। जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में हम सबको पता है कि क्या है, उत्तराखंड से संबंधित कलाकार हैं। उत्तराखंड से संबंधित कलाकार हैं और हम ये लोग ये भी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड का जो, चाहे हम कल्चर की बात करें यानी कि परंपराओं की बात करें, वहाँ का लोक जीवन उसकी बात करें, ग्रामीण जीवन की बात करें और जो पर्वत हैं वहाँ की उनकी बात करें, उनको उन्होंने अपनी चित्रों में प्राथमिकता से दिखाया है। प्रमुख रूप से जो इनकी ब्लू सीरीज है उसकी एक पेंटिंग आपके सामने है। अब ये जो ब्लू सीरीज है, ठीक है, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं और वहां का जो, अगर हम बात करें वेदर, उसको इन्होंने कुछ इस तरीके से ब्लू, जो नीले रंग है उस माध्यम से इनसे संबंधित कई उन्होंने चित्र बनाए हैं और एक सीरीज के रूप में आपके सामने है। उनमें से एक पेंटिंग आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में डैश स्थान से संबंध रखता है। ये अयोध्या है, दिल्ली है, आगरा है, ये लखनऊ है। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप जो है, यानी कि इस प्रांत के रूप में, और ये प्रांत जो है अभी एट प्रेजेंट किस स्थान से संबंध रखता है उसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी डी ऑप्शन, लखनऊ। ठीक है, देखिए अवध का नाम सुनकर आपको आंसर नहीं लगाना है, अयोध्या, इस पर आंसर नहीं लगाना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इस पर का डी आंसर होगा सही, लखनऊ, क्योंकि जब हम चित्रशैली की बात करेंगे तो एट प्रेजेंट किससे संबंधित रखती है, ये लखनऊ से संबंध रखती है, याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? ये कैराविजियो ने बनाया है, जुबरान ने बनाया है, गुसेप रिवेला ने बनाया है, या अल्फोंसो एब्रल ने बनाया है? द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है? ठीक।
राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैराविजियो। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें कैराविजियो की, बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अभी प्रीवियस सेशन में भी हमने इनकी एक पेंटिंग की बात की थी, जो कौन सी थी? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कलाकार है। क्यों? क्योंकि बारोक शैली के क्या है ये? बारोक शैली के जो प्रमुख कलाकार थे उनमें से कैराविजियो थे, जिनका जन्म इटली में हुआ था। इनसे संबंधित ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इटली के मिलान में हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। अब इसके साथ इनकी पेंटिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं, जो बार-बार प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, इनमें से द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, इसके बारे में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, इसके बारे में भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर भी हम स्टार लगाएँगे। द बॉय विथ बास्केट ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट नहीं है, यहाँ पर फ्रूट होगा, थोड़ी-सी टाइपिंग एरर है यहाँ पर, तो ये भी पूछा जा चुका है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, छाया और प्रकाश वहाँ पर भी हम देख चुके हैं। ठीक है, जिसको हम नाटकीय प्रकाश हमने बात की थी। अब इसके बाद दूसरी जो पेंटिंग है द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, ये भी आप देख लीजिए, कितनी ही अद्भुत, कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। ऐसा लगता है कि किसी ने फोटो खींची हो। ये ऐसा, इसको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि किसी कलाकार के द्वारा इसको क्या है, रंगों और ब्रश के माध्यम से बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भगवान यीशु मसीह जो है, जो इनको जब जो सेना के जो सैनिक थे, इनको जबरदस्ती लेके जा रहे थे, तो कहीं न कहीं इनको बचाने की कोशिश की जा रही थी इनके शिष्यों के द्वारा, तो वो सीन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वो सीन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ पर भी छाया और प्रकाश का बहुत सुंदर जो चित्रण है वो आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से कैराविजियो के बारे में कहा जाता है कि भई इनको जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए, ठीक है? अभी हमने रेम्ब्रा की बात की थी, छाया और प्रकाश, उसके बाद हम कैराविजियो की बात कर रहे हैं, जिनको नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है ना? तो वो कौन है? कैराविजियो है, द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी है ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी में है राज्य ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी है राज्य संस्कृति केंद्र। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बहुत बार इससे संबंधित एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, है ना? इसकी बात करेंगे लखनऊ, मुख्य रूप से यही दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। अब देखिए, बात करें कौन-सी है जी? राज्य ललित कला अकादमी, याद रखेंगे लखनऊ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। मैं आपको पहले भी इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ कि भई इसकी स्थापना कब हुई है, किसके द्वारा की गई है, पहले अध्यक्ष कौन थे और एट प्रेज़ेंट इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये चीज़ें हम बार-बार नहीं रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। चित्र द लास्ट मुगल के चित्रकार हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, नंदलाल बसु हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, या बीसी सान्याल हैं। द लास्ट मुगल के चित्रकार। लास्ट मुगल के चित्रकार कौन है? डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, बीसी सान्याल सर हैं। और देखिए इस पेंटिंग पर बहुत कॉपीराइट है, तो कोशिश क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे आप सब लोग कि गूगल फूफा जी को पूछना है, वो आपको ये पेंटिंग दिखाएंगे। कौन है? द लास्ट मुगल बाय बीसी सान्याल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम कला ग्रुप कौन था? भारत का प्रथम कला ग्रुप कौन था? ऑप्शन ए है कलकत्ता कला ग्रुप, ऑप्शन बी है कला ग्रुप, ऑप्शन सी है यंग तुर्क, ऑप्शन डी है दिल्ली शिल्प चक्र। कलकत्ता कला ग्रुप, यंग तुर्क्स हैं, या दिल्ली शिल्प चक्र हैं। भारत का प्रथम कला ग्रुप कौन सा था? और ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने क्या है, कला के विभिन्न जो समूह थे उनकी क्लास ली थी वहाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन यंग तुर्क्स। ठीक है, सी ऑप्शन यंग तुर्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे जी? पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा है? देखिए, जब हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोगों को प्यास लगी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है
कोई स्टूडेंट, मान लीजिए आप में से किसी की भी बात कर लेते हैं, प्रीमियर क्लास है, नहीं तो मैं किसी का नाम नहीं लेती, ठीक है, ऑप्शनली बात करते हैं। चलिए सतीश है, उनकी बात कर लेते हैं। सतीश कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई इनके लिए पानी रख के गया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इन्होंने इनको जो है पानी किसने दिया है। अब ये कह रहे हैं, ये कौन पानी देकर चला गया, है ना, ये कौन पानी देकर चला गया, आपको पता नहीं है, किसी ने गुप्त दान कर दिया है पानी का जी। ठीक है, आपको पता नहीं है पानी आपको किसने दिया है। ये कौन पानी देकर चला गया। अब यहाँ पर जैसे लिखा है ऐसे ही आपको उसको याद करना है। ये से हो गया सबसे पहले यंग तुर्क्स 1937, ठीक है, याद रखेंगे यंग तुर्क्स सबसे पहला कला समूह। उसके बाद बात करेंगे कलकत्ता कला ग्रुप की 1947, ठीक है, 1947। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैग की, ये भी 1947, हमें पता है कलकत्ता कला ग्रुप, इससे पहले उसकी स्थापना हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप्स की इसी साल के अंतिम कुछ महीनों में इसकी स्थापना हुई थी, 1947 में ही पैग ग्रुप की, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कौन पानी, ठीक है, ये शो हो गया यंग तुर्क्स। क से हो गया जी हमारा कलकत्ता। प से हो गया प्रोग्रेसिव यानी कि पैग ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। उसके बाद दे से हो गया, डी से हो गया जी दिल्ली, है ना, दिल्ली शिल्प चक्र 1949, दे से, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद जी दोबारा से क्या हो गया, हमारे पास क आ गया, है ना। तो अब हो गया कला ग्रुप 1890, है ना, 1890, कला ग्रुप 1890, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अब राष्ट्र में चला गया, कौन है, चला गया, रह गया है, तो यहाँ पर हो गया चोल मंडलम 1966, ठीक है। तो ये ट्रिक है जिससे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विभिन्न कला समूहों में से आपको तीन चार ग्रुप्स के नाम दे दिए जाएंगे, चार ग्रुप्स के नाम दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कला समूह है जो आज भी कैसे है जी वर्किंग, यानी आज भी एक्टिवली जो कार्य कर रहे हैं, आज भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी कि आज भी जो है वहां पर ये कला ग्रुप जो है आज भी रनिंग कंडीशन में है। तो कौन है, चोल मंडलम है, हमें पता है टोल मंडलम। टोल मंडलम ये पूरा क्या है, कला का पूरा ग्राम है, कला ग्राम है, जहाँ पर विभिन्न चाहे मूर्तिकार हैं, चाहे चित्रकार हैं, ये सभी कलाकार जो हैं यहाँ पर रहते हैं और अपनी कला का निर्माण करते हैं, कहाँ पर, चोल मंडलम में। तो आज भी ये वर्किंग कंडीशन है, इन सारे ग्रुप में से इकलौता एक ही ग्रुप बचा है। अब हम पर्टिकुलर बात कर रहे थे यंग तुर्क्स की। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कि यंग तुर्क्स, है ना, यंग तुर्क्स के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो कौन कौन रहे हैं, ये आप कैसे याद करेंगे। अब सतीश को कोई पानी देकर गया है, इनको पता नहीं है, इन्होंने कहा कि ये कौन पानी देकर चला गया। अब इन्होंने पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली, और इनको इन्होंने क्या कहा, ये पीने में मजेदार है, ये कौन पानी देकर चला गया, ये पीने में मजेदार है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये से हो जाएगा यंग तुर्क्स, है ना। पी से दोबारा से हो गया पीटी रेड्डी। उसके बाद हो गया एम, है ना, मैं, तो ये हो गया एमपी भोंपले, और उसके बाद मजेदार है, तो ये क्या है, ए मजीद, याद रखेंगे, ठीक है जी। क्या है, ये पीने में मजेदार है। यंग तुर्क्स ग्रुप के जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, पीटी रेड्डी है, एमपी भोगले हैं, और ए मजीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है। ये जय धवल है, पाताड़िकतकम है, महाधवल है, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता है, कौन सा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे आप बात करें एंशियंट की, मिडावल की, पाल की, चोल की, हर तरीके की, समकालीन की, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। यानी कि कोई भी पार्ट हमने छोड़ा नहीं है, हर पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसीलिए ये टॉप 25 है, ठीक है जी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है, डी ऑप्शन, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है। अब बात करेंगे इसमें, पाल शैली में हमें ये पोथियों के रूप में ही प्राप्त होते हैं जी। कौन कौन सी पोथियां हैं, साधन वाला है, गंधव्यूह है, करण देव गुहा है, पंचशिका है, और महायान बौद्ध पोथियां हैं। अब ये देखिए, जो बौद्ध पोथियां थी ये किस पर बनाई जाती थी, ताड़ पत्रों पर, जिनको हम ताल पत्र भी कहते हैं। मुख्य रूप से दो तरीके के ताड़पत्र, या मुख्य रूप से दो तरीके की पोथियां हमें प्राप्त होती हैं। एक थे ताड़पत्र, या जिनको ताल पत्र भी कहा गया है, और दूसरे थे राजपत्र, जो स्पेशली जो शासक जिनका प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये ताड़पत्र, ठीक है, ये किस तरीके से बनाई जाती, जो पोथियां थी, और ये पोथियां इस तरीके से इनको क्या है, आपस में इनको कंपाइल कंपाइल किया जाता था, एक एक करके कई जो पोथियां ये कई सारे
जो ताड़पत्र थे उन पर जो भी कृतियां चाहे बनाई जाती थी, चाहे ये लिखा जाता था, इन सब को इकट्ठा करके जो एक कॉपी बनती थी, इसको क्या कहा जाता था? पोथी। जहां पर यानी कि एक एक पेज बाई पेज जो है, ये एक एक ताड़पत्र वाइज जो है आपको कई सारे इकट्ठे पोथी के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये होता क्या है? ये जो है पेड़ होता है, पौधा होता है, पत्ता होता है, किस पर बनाया जाता है? देखिए, जो ताड़ पत्र होता है, ताड़ का जो पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ जैसे आपने कई जो पाम के पेड़ देखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके का होता है ये। ठीक है। मुख्य रूप से इसका जो पत्ता है वो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, जो पतला पतला रहता है ना? इसी तरीके का, बिल्कुल बहुत पतला पत्ता होता है। तो भाई इस पर ये बनाया कैसे जाएगा? तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पत्ते पर नहीं बनाया जाता है, जो इसकी ताड़ का जो ये जो तना होता है ना, उस पर ये उससे निकाल कर, जो छाल होती है उससे निकाल कर जो ये पोथियां ही ताड़पत्र बनाए जाते थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी। बहुत पतली पतली लेयर इसमें से निकलती है, इसलिए इतनी छोटी छोटी होती है, एक एक 1.5 इंच की। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एफ ए टॉयलर के द्वारा, एन नोबलर के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या श्याम सुंदर दास के द्वारा? रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? और अब हम आगे हैं हमारे चित्रकला के या हमारे आर्ट की जो टेक्निकल पार्ट है उसकी तरफ आगे हैं। रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टाइलर के द्वारा दिया गया है, नोबलर, प्लेटो या श्याम सुंदर दास के द्वारा? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ए ऑप्शन। ठीक है, एफ ए टॉयलर इनके द्वारा ही रंग सिद्धांत दिया गया था। अब रंग सिद्धांत की अगर बात करेंगे, मुख्य रूप से देखिए टॉयलर इनका जन्म 1915 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाती है, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये कहाँ से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही रंग सिद्धांत दिया था। अब रंग सिद्धांत इन्होंने जो रंग चक्र होता है उसके आधार पर इन्होंने रंगों की कुछ परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि भई इन्होंने सबसे पहले कहा कि वो रंग जो मिश्रित नहीं होते हैं, अब मिश्रित रंग हैं, यानी कि जैसे नेचुरल हैं, ठीक है? वो कौन से हैं? वो प्राथमिक रंग इन्होंने दिए हैं, प्राथमिक रंग। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्राथमिक रंगों को ही जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है? प्राथमिक रंगों को ही जब आपस में मिलाया जाता है, तो हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं, जिसको उन्होंने दूसरी श्रेणी में रखा। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा, इसको इन्होंने दूसरी श्रेणी में रख दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्राथमिक रंगों और द्वितीयक रंगों को मिलाकर जो एक नया रंग हम लोगों को प्राप्त होते हैं, नए रंग प्राप्त होते हैं, वो उनको उन्होंने तीसरी श्रेणी में रखा, जिसको तृतीयक रंग इन्होंने कहा। तो इस माध्यम से इन्होंने क्या है, रंगों के आधार पर उनकी अलग अलग परिभाषाएं दी है और उनको 3 भागों में विभाजित किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम बताएं। ये नंदलाल बसु है, बद्रीनाथ आर्य है, भूपेन खक्कर है या तैयब मेहता है? शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम। इस क्वेश्चन पर हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम में से आप लोगों को पता है। ये कौन है? डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, तैयब मेहता। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये जो शांति निकेतन त्रिफलक है, इसकी जो विषय वस्तु है ये क्या है? ठीक है जी। इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? ठीक। शांति निकेतन त्रिफलक की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु क्या है? ये है संथाल जनजाति। ठीक है। जनजाति, याद रखेंगे संथाल जनजाति। देखिए, अगर हम तैयब मेहता सर की बात करें, ये 2 साल के लिए शांति निकेतन में रहे थे एज अ टेम्परेरी कलाकार, यानी आवासीय कलाकार के रूप में ये शांति निकेतन में 2 साल रहे थे। हम सबको पता है, जब भी हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो शांति निकेतन जहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पास में ही क्या है, संथाल जो समुदाय है ना, संथाल समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए शांति निकेतन के जो मैक्सिमम कलाकार हैं, उन्होंने संथाल जो जनजाति है, वो विषय वस्तु उनकी पेंटिंग्स में हमेशा दिखाई देती रही है। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब अगर कोई नया कलाकार वहां पर जाएगा तो वो भी इस जनजाति का जो इस जनजाति से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं को इन्होंने यहाँ पर देखा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो शांति निकेतन त्रिफलक है, जो ये पेंटिंग है, जो किसने बनाई है,
तैब मेहता ने बनाई है। अब यहाँ पर उन्होंने जो संथाल जनजाति के लोग जो फेस्टिवल्स बनाते हैं, जो उनकी दिनचर्या है आपस में, है ना? और ये जो लोग आपस में जिनकी दिनचर्या है, जो इनका उठना बैठना है, इनके जो परिधान हैं, उन सब से प्रभावित होकर इन्होंने ये बनाया था। मुख्य रूप से जो शांति निकेतन त्रिफलक है, मुख्य मुख्य रूप से जो यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, संथाल जो समुदाय है उनके द्वारा, उससे ये प्रभावित होकर ही उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फेमस स्कल्पचर मेल टोर्सो फाउंड फ्रॉम हड़प्पा इज मेड विद, यानी हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ डैश से बना है, पुरुष धड़। अब ये मार्बल संगमरमर से बना है, रेड लाइमस्टोन लाल चूने पत्थर का है, ग्रेनाइट का बना है, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी का बना है। यहाँ पर याद रखेंगे पुरुष धड़ पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे योगी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये दुशाला जो ओड़े योगी है उन्हीं की बात की जा रही है, नहीं जी बिल्कुल उनकी बात नहीं की जा रही है। पुरुष धड़, पुरुष धड़ की बात की जा रही है, धड़ की बात की जा रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर वो सर रहित है। ठीक है जी, बिना सर का है पुरुष धड़। तो किससे बना है जी? इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, लाल चूने पत्थर का, जिसको हम लाल बलुआ पत्थर कहते हैं ना, उसी के द्वारा ये बना है। ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, लाल। अब इसकी विशेषता जानते हैं क्या है? कि ये पुरुष धड़ है, लेकिन जब आप उस ध्यान से देखेंगे तो इसका जो गर्दन है और कंधे हैं, वहां पर एक नई सी टेक्निक हमें देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर सर और बाजुओं को गोल गोल गड्ढे बनाए थे, जिसके द्वारा जोड़ा गया था। जैसे अगर हम बात करें, आजकल आपने टॉयज में देखा होगा, जो गुड्डे गुड़िया होते हैं उनके सर और बाजू यहाँ पर छेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, ये रहा पुरुष धड़, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और ये गोल गोल गड्ढे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसी पर ही क्या है, बाजुओं को जोड़ा गया था, है ना, और सर को जोड़ा गया था। वैसे तो बाजू आपको यहाँ पर भी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया है कि इसी माध्यम से इनको जोड़ा गया रहा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। वो चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था, ये कौन है? ये लुत्रेक है, गॉगिन है, वॉन गॉग है, या राफेल है? इनके बारे में तो जी सबको जरूर पता होगा, आपकी फेवरेट टॉपिक्स है यहाँ पे ना। वो चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दिया था, लोथरेक है, गॉगिन है, वॉन गॉग है, या राफेल है? ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप सब लोग, सी ऑप्शन वॉन गॉग है, एकदम राइट आंसर है। देखिए, वॉन गॉग की हम जब भी बात करते हैं ना, इनका पूरा नाम क्या है? विसेंट वॉन गॉग है। इन्होंने ही अपना कान काट कर जो है अपनी प्रेमिका को, अपनी जो इनकी जो बिलव थी उसको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपना कान काट कर ही दे दिया था। देखिए, है ना? हम बात करेंगे वॉन गॉग की। इनकी इनकी जो पेंटिंग है सूरजमुखी के फूल, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और अभी ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लंदन में संरक्षित है। बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल वही पेंटिंग है जो कब 2022 में, जिसके ऊपर कुछ एनजीओ के लोग थे जिन्होंने आलू फेंक दिए थे, है ना? कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो है बाहर लोग सड़कों पर ठंड से मर रहे हैं, और आप लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ इन पेंटिंग के संरक्षण में। जितना पैसा आपको उन लोगों को क्या है, कंबल और रजाइयाँ और उनको होम शेल्टर दे के देने चाहिए, वो आप सारा पैसा खर्च यहाँ पर करते हैं। एक एनजीओ के लोग थे, उनका ही कहना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसीलिए उन्होंने आलू काट कर जो है, आलू काट कर ही आलू जो है बेसिकली इस पेंटिंग पर फेंक दिए थे। अब ये रही पेंटिंग जिस पर आलू फेंके गए हैं, सूरजमुखी के फूल। ठीक है जी, इसी पर फेंके गए थे। अब देखिए, अगर हम बात करें ना, इनको, ये रही इनका वॉन गॉग की, इनका बनाया हुआ इनका आत्मचित्र है जो उन्होंने खुद से बनाया था। इनको सूरजमुखी के फूल बहुत अधिक पसंद थे। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है जहां पर इन्होंने सूरजमुखी के फूलों को बनाया है। इनकी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जहां पर इन्होंने सूरजमुखी के फूलों को बनाया है। इनके इतने ज्यादा पसंदीदा ये फूल थे कि हर जगह इनको इनसे संबंधित जुड़ा हुआ, चाहे पीले रंग की बात करें, या ये फूल दिखाई देते थे इनके घर में भी। कहीं न कहीं जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जो सगे-संबंधी थे, इनके फ्रेंड्स थे, वो जो है इनकी कब्र पर ये पीले ही फूल चढ़ाकर आए थे सूरजमुखी के। इनके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतीश चंद्र
एक डैश थे। ये छापाकार है, रेखांकनकार है, दृश्य चित्रकार है या वॉश चित्रकार है? कौन है जी? सतीश चंद्र एक डैश थे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि सतीश चंद्र अगर कलाकार हैं तो कौन से कलाकार हैं, इनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये दृश्य चित्रकार थे। क्या है? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, दृश्य चित्रकार। अब ये कहाँ से जी? इनका गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित ये कलाकार है, इसलिए हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। सतीश चंद्र जिनका जन्म गाजियाबाद में हुआ, एक दृश्य चित्रकार थे। कला शिक्षा की बात करेंगे तो राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ से ही इनकी जो है कला शिक्षा हुई है। ठीक है, अब ये दृश्य चित्रकार, अब दृश्य चित्रकार कैसे? उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अभी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगी, ये पेंटिंग आप देख लीजिए। मैक्सिमम लोग इस टाइम समर वेकेशन में है, मैक्सिमम लोग अपने घर गांव गए हुए हैं। और जब हम उत्तर प्रदेशों की गांव की बात करते हैं तो बिल्कुल जी ऐसे ही गांव आपको दिखाई देंगे, एकदम प्लेन, है ना? सीधे सीधे जो है फसल आपको खेतों में दिखाई देगी। इस तरीके के पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनका बचपन था, जो इन्होंने गांव में बिताया था या इनके आसपास का जो क्षेत्र था, वो इन्होंने दृश्य चित्रकार के रूप में कुछ इस तरीके से बनाया है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो ये अपने बारे में खुद कहते हैं कि भई मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं, मेरा मेरा जो है प्रकृति को देखने का एक अलग दृष्टिकोण है। ज़रूरी नहीं है जो आपको दिखाई देगा प्रकृति में, मुझे भी वही दिखाई दे। ठीक है? इनको प्रकृति में जो रंग हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे कि उनको ये अपने कैनवस पर इस तरीके से ऑयल पेंट के माध्यम से उतार लेते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में से कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? अभी देखिए पूछा जा रहा है कि कौन से रंग प्रयोग में आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में कौन से रंग प्रयोग किए जाते थे, तो उस हिसाब से ही आपने आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है? पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? ऑप्शन ए है रासायनिक रंग, ऑप्शन बी है भूमि से प्राप्त रंग, ऑप्शन सी है जल रंग, ऑप्शन डी है खनिज रंग। वैसे तो मैं डिटेल क्लास में आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इनमें से ये जो भी रंग है उनको यूज करने का जो मकसद था वो क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी खनिज रंग। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खनिज रंग। देखिए अभी पूछा क्या जा रहा है? पारंपरिक भारतीय, ठीक है, यानी परंपरागत अगर भारतीय भित्ति चित्रों की बात करेंगे उनसे उनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्राचीन की बात करेंगे तो जी वहां से तो भूमि से जो रंग प्राप्त होते थे उनका भी प्रयोग किया जाता था। कुछ रासायनिक रंग थे, उनका भी प्रयोग किया जाता था। जल रंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रंग तो कहीं कहीं पे वहां पे भी प्रयोग हुए हैं, मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त रंग। लेकिन जब हम परंपरागत भारतीय भित्ति चित्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाद में आगे चलकर जो है खनिज रंगों का ही प्रयोग होने लगा। और ये खनिज रंग कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? ये खनिज रंग हमें प्राप्त होते हैं खादानों से। कहाँ से? खादानों से। खादानों से रंग प्राप्त होते हैं कुछ इस शेप में, ये खनिज हैं जो आपके सामने है और इन्हीं से रंगों रंग बनाए जाते थे। अब रीजन क्या था इनको प्रयोग करने का? रीजन ये था कि मान लीजिए बात करते हैं अभी वॉल पर, आपको पता है भित्ति चित्र तो दीवारों पर ही किया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, मैक्सिमम जगह आप सीलन देखते हैं। ऐसे ही जब पहले गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रण किया जाता था तो कहीं न कहीं पानी की वजह से या मुख्य रूप से जो पानी में सल्फर होता था ना, उसकी वजह से ये चित्र खराब हो जाते थे। तो बाद में आगे चलकर क्या हुआ, जब भई कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिकली उन्होंने इसको प्रूव किया था, लेकिन हो सकता है जो खदानों से प्राप्त इस तरीके के रंग का प्रयोग किया होगा, तो जो हमारे जिंगालाला हुरहुर जो कंपनी है उनको बाद में पता चला होगा, हमारे जो पूर्वज हैं कि भई ये रंग स्थिर रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, तो उन्होंने बाद में आगे चलकर इन्हीं रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब साइंटिफिकली देखें तो वही इसलिए क्योंकि ये जो रंग हैं क्षारयुक्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इन पर वो जो सीलन है, ये जो सल्फर होगा, उस पर ये उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ठीक रहेंगे, ये खराब नहीं होंगे इनके द्वारा बनाए गए जो चित्र होते हैं। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ेंगे। रामायण तथा गांधी चित्र श्रृंखला है, किससे संबंधित है? किसके द्वारा ये बनाई गई है? रामायण और गांधी चित्र श्रृंखला। तैयब मेहता है, सतीश गुजराल है, मंजीत बाबा है, लक्ष्मण पे है। रामायण तथा गांधी श्रृंखला, देखिए गांधी श्रृंखला बहुत सारे कलाकारों ने बनाई है, बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से रामायण तथा गांधी श्रृंखला, इसलिए यहाँ पर दो सीरीज के नाम है, किसके द्वारा बनाई गई है?
और ये जो हमने समकालीन जो मैंने नए प्रश्न बताए थे वहां से क्वेश्चन है आपके सामने, ये गलत नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा बनाई गई है जी? तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, लक्ष्मण पे के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, लक्ष्मण पे के द्वारा बनाई गई थी। अब अगर बात करें इनकी, देखिए गांधी श्रृंखला मैक्सिमम की हम देख चुके हैं, बात करेंगे रामायण श्रृंखला की। रामायण से संबंधित जो रामायण से संबंधित कितने भी आख्यान थे उनको इन्होंने बहुत ही सुंदरता से कुछ इस माध्यम से अपने जो पेपर है उस पर उतारा है, कैनवस पर उतारा है, बहुत ही सुंदर। हर मतलब कहानी का हर किस्सा जो है वो आपको इस श्रृंखला में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्य रूप से जो सीता को स्वयंवर था, जब राम भगवान ने धनुष को तोड़ा था, है ना, तो उस समय जो है उस समय का चित्रण, उस समय का जो पूरा का पूरा जो विषय वस्तु है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध एक्सप्रेस ऑफ टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? ये दोनातेलो है, बर्नीनी है, फ्रांसिस्को सेलिजियो है, और ये जिन बैप्टिस्ट पिजाला है। एक्सप्रेस ऑफ टेरेसा मूर्तिकार कौन है इसके? इसका सही जो आंसर है वो होगा बी ऑप्शन आपका, बर्नीनी। कौन है? एक्सप्रेस ऑफ टेरेसा, इसके मूर्तिकार बर्नीनी है। और मुख्य रूप से ये जो मूर्ति है ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाई है, बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति इन्होंने बनाई है। और हमें पता है बर्नीनी जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ये फेमस है। और इसके साथ जो ये मूर्तियां बनाते थे उसके साथ जो और उनको जो भव्य जो अपनी मूर्तियों को भव्य कैसे बनाना है उसके लिए जाने जाते थे। यानी कि भई मेन तो विषय वस्तु यही रहेगी, लेकिन इसके साथ अगर ये पूरा का पूरा व्यू अगर आप देखेंगे, इतना फेमस है, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा स्टेज बना दिया गया हो पीछे। पूरा का पूरा स्टेज बना दिया गया हो, यहाँ पे सन है, उसके बाद उसकी रेस है वो पड़ रही है, नीचे ये मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पर कुछ बनाया है, यहाँ पर कुछ बनाया है, इस तरीके से उसको बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस समय की जो मूर्ति शिल्प है उनकी विशेषता क्या थी? यहाँ पर ये जो आप सन रेज देख पा रहे हैं, ये जो सन रेज देख पा रहे हैं, इनको जो धातु की छड़ होती थी वो उसका प्रयोग किया गया था, उस पर गोल्डन कलर किया जाता था, ताकि कहीं ना कहीं जो सूर्य का प्रकाश है या अलौकिक प्रकाश है उसको कुछ इस माध्यम से दिखाते थे धातु की छड़ों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Under whose period of the Mughal emperor did the famous painter of Mughal school of miniature painting Misikan work? मिसिकन किस मुगल शहंशाह के समय में कार्य किया करते थे? आपको ये बताना है। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैम इसका आंसर किस पे लगाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना? तो पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बारे में, उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, अकबर। अब आप कहेंगे क्यों मैम? क्योंकि ये तो हुमायूं के समय में भी इन्होंने कार्य किया है। देखिए गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है, और ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एग्जैक्टली जो वर्ड्स थे प्रीवियस ईयर्स में वो बिल्कुल आपके सामने मैं लेके आई हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अकबर और हुमायूं दोनों के समय में मिसिकन ने कार्य किया है, तो इसके हिसाब से सी और बी दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन मान लीजिए आपको, अगर वैसे तो जो अकबर पर आंसर लगाएगा उसका आंसर भी सही होगा, जो हुमायूं पे भी लगाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं बाद में बच्चे क्या है जी, केस दायर कर देते हैं कि भाई तो आंसर इसका सही होना चाहिए, बाद में दोनों को आंसर मिल जाता है। ठीक है, सॉरी, दोनों को ही नंबर मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, पहले मिसिकन अकबर के समय में कार्य करते थे, इसलिए मैंने इसमें सी ऑप्शन लगा दिया कि भाई जहां से इनका कार्य आरंभ हुआ। आगे चलकर अकबर के बाद जो हुमायूं ने सत्ता संभाली थी, सॉरी हुमायूं नहीं, जहांगीर, सॉरी, यहाँ पर का इसमें थोड़ा सा गलत बोल रही है, क्या हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है जी, ये हो जाएगा जहांगीर, हुमायूं नहीं, जहांगीर होगा। ठीक है,
सी और बी, अकबर और जहांगीर दोनों के समय में इन्होंने कार्य जो है किया है। लेकिन मैंने सी पर इसलिए आंसर लगाया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई अकबर के समय में इन्होंने शुरुआत की थी, तो उस हिसाब से मेरा आंसर भी सही है। आपने कहा कि उसके बाद आपने कहा कि मैम जहांगीर के समय में इन्होंने ज्यादा कार्य किया है, तो उसके हिसाब से जहांगीर सही है। तो देखिए दोनों ही सही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब भी किसी का कार्यकाल, अगर हो सकता है कि अकबर इनको कार्य करने का मौका नहीं देते, तो हो सकता है कि आगे चलकर इनको एक मौका मिल ही नहीं पाता। तो उस हिसाब से देखें जब भी होगा, इसमें जो फर्स्ट अप्रोच होगी ना इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, उसी पे ही आपको आंसर देना होता है। मान लीजिए इन द सेंस हो सकता है, भाई वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसमें जो फर्स्ट अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको उसी पे ही आंसर लगाना है, ठीक है। अब ये तो बात होगी, वैसे अब इस तरीके की गलतियां होती नहीं है, लेकिन चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे मिसिकन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि गोवर्धनधारी जो कृष्ण थे, उनको उसको किसने चित्रित किया है? मिसिकन ने चित्रित किया है, हमें पता है। मैम आप दोबारा क्यों बता रही हैं? देखिए रीजन ये है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण, अगर ये टॉपिक आएगा, इस समय के बहुत सारे कलाकार थे, राजस्थान शैली के बहुत सारे कलाकार हुए हैं, और मुगल शैली के कई कलाकार हुए हैं, पहाड़ी शैली के कई कलाकार हुए हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से पहाड़ी शैली के एक दो ही कलाकार थे जिन्होंने इस विषय पर चित्र बनाए हैं। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि मैम अगर मान लीजिए सबका नाम आ जाए, तो हमने पता कैसे करना है, याद रखेंगे, जब भी ये वर्ड आता है ना गोवर्धनधारी कृष्ण, ये तो आपको मिसिकन पे ही आंसर लगाना है, क्योंकि बाकी जगह क्या लिखा है, ध्यान देंगे जब भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं पर क्या लिखा गया है, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए श्री कृष्ण। वो पेंटिंग किसने बनाई है? गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण, ये किसने पेंटिंग बनाई है? और गोवर्धन धारी कृष्ण किसने बनाई है? टीम मिसिकन ने बनाई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपको सही आंसर कैसे लगाना है, ठीक है जी। अब ये पेंटिंग भी देख लीजिए, गोवर्धन धारी कृष्ण जो मिसिकन के द्वारा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत चित्र ये कुछ इस तरीके का है। ये भी आप देख सकते हैं, इसी के द्वारा, मिसिकन के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से अनीश कपूर की कृति है, इनमें से अनीश कपूर की कृति कौन सी है? ये स्वयं है, सम है, लखनऊ है, या बहिष्कार है? अनीश कपूर जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार हैं, और वर्तमान में संसार के जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं उनमें इनकी गिनती आती है। ठीक है, तो कौन है जी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वयंभ, ठीक है। स्वयंभ है, बीन है जिसको हम क्लाउड गेट के नाम से जानते हैं, वर्लपूल है, आर्सेल मित्तल है, बहुत सारी ब्लू सीरीज है, पिंक सीरीज है, बहुत सारी इस तरीके की जो कृतियां हैं इनकी है, किसकी? अनीश कपूर की। ठीक। अब ये स्वयंभ, ये आप देख सकते हैं, मुख्य रूप से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्वयंभव को ये जो रंग है वो किस माध्यम से यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके जो ये कृतियाँ हैं उनके बारे में कहा गया है कि जैसे जो फ्रेश ब्लड होता है ना? या जो मांस के टुकड़े होते हैं एकदम फ्रेश, उस तरीके का जो रंग है, उस तरीके का जो कृतियाँ हैं वो इन्होंने बनाई हैं। तो उसका रीज़न ये है कि भई इन्होंने रंगों के साथ जो वैक्स है ना उसका प्रयोग किया है। मुख्य रूप से स्वयं जो आपके सामने है, यहाँ पर भी जो रंग है ना, रंगों के साथ वैक्स इन्होंने यूज़ की है, और उसके बाद वो उनको जो मिक्सचर है उसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन-सा है? ये आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये वीर रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है। इनमें से कोई ना कोई रस जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, वीर रस को कौन सा रंग दर्शाता है? हास्य रस जो है उसका कौन सा स्थान है? और नौवा रस जैसे भी आपके सामने है, ये कौन सा है? तो जी वो आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या है? शांत रस। नौवा रस कौन सा है? शांत रस है। अब ध्यान देंगे, जैसा यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, पूरा इसी सीक्वेंस में। देखिए चित्र सूत्र में 9 रस माने गए हैं, है ना? 9वां रस देख लिया हमने, शांत रस है। ठीक है, चित्र सूत्र में 9 रस माने गए हैं। अब रस के बाद हम बात करेंगे भारतीय
रस सिद्धांत, ठीक है। भारतीय रस सिद्धांत की बात करेंगे कि भारतीय रस सिद्धांत में भावों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले रस थे, फिर रस सिद्धांत से क्या हो गया, चित्र सूत्र के 9 रस हैं, और ये जो रस सिद्धांत है इसमें भावों को विभाजित किया गया है। अब हमारे पास कुल कितने भाव हैं, तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार 49, ठीक है, कितने, 49 भाव हैं। रस, रस सिद्धांत से भाव और टोटल भाव कितने हैं, ठीक है, टोटल भाव कितने हैं, तो वो भी हमने देखा है। अब इसमें से अगर हम बात करें, ये जो 49 भाव हैं, अगर इनको वर्गीकृत करेंगे तो 8 स्थायी हैं, 8 सात्विक है और 33 संचारी भाव है, ठीक है जी। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, एक बार इसको ढंग से देखेंगे, जिस माध्यम से मैंने लिखा है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको उसको याद करना है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि 9 रस तो सब लोग याद कर लेते हैं, उसके मैम रस सिद्धांत क्या है, मैम भाव क्या है, कितने भाव है, ठीक है, तो ये भी एक बार आपने देखने जरूर है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन। उस्ताद मंसूर, द फेमस पेंटर ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, बिलोंग्स टू द रूलिंग पीरियड ऑफ मुगल एम्परर। यानी कि मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर कौन से मुगल शासक के शासनकाल से संबंध रखते हैं, आपको ये बताना है। कौन है जी, ये बाबर हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं या शाहजहां हैं। इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सबको पता है कौन है, जहांगीर हैं। मंसूर जहांगीर के समय में ही कार्य करते थे, और इनको हम किस रूप में जानते हैं, इनको हम वनस्पति, वनस्पति व पशु पक्षी चित्रकार के रूप में जानते हैं, ठीक है जी। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का बहुत अच्छा चित्रण करते थे, पशु पक्षी चित्रकार के रूप में ये वनस्पति और पशु पक्षी चित्रकार के रूप में जानते हैं। ऐसे तो अगर हम वनस्पति की बात करेंगे तो कश्मीर वैली के 100 से अधिक फूलों की प्रजातियों को इन्होंने अपने क्या है चित्रों में स्थान दिया है, यानी 100 से ज्यादा अधिक प्रजातियों का इन्होंने क्या किया था, अंकन किया था। इसके साथ साथ जब हम पशु पक्षियों की बात करेंगे तो आप तुर्की मुर्गा है उसकी बात कर लीजिए, चकोर पक्षी है, बाज पक्षी है, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है ना, बाज पक्षी। तो ये सब पेंटिंग्स किसने बनाई है, मंसूर ने ही बनाई है, ठीक है, मंसूर ने ही पेंटिंग बनाई है, और ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भाई देखिए, कश्मीर वैली की हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि जहांगीर के समय में जब हम पढ़ रहे थे कि जब जहांगीर के समय में जो उनकी समर कैपिटल होती थी वो क्या था, श्रीनगर चले जाते थे वो, है ना। तो उसी समय उनके उसी वास के समय में आपको पता है वो अपने साथ कई कलाकारों को भी साथ में लेके जाते थे, तो उसी समय में मंसूर ने, जब ये वहां पर क्या है समर के में अपने कैपिटल के टाइम पे वहां पर जाते थे, उसी समय पे मंसूर ने इन चित्रों को बनाया था। मुख्य रूप से जो बात की जाती है ना कि कश्मीर वैली की 100 से अधिक प्रजाति के जो पुष्प हैं उनका इन्होंने चित्रण किया है, तो ये उसी समय पे किया, ठीक है जी। चलेगा, ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आज का सेशन गाइस हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। जो बच्चे क्लास में नए हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है और शेयर जरूर जरूर करना है, ठीक है। एक आध आपको और प्रीमियर क्लास मिलेगी, उसके बाद मैं जल्दी ही लाइव क्लास के लिए आऊंगी, बिकॉज मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लाइव क्लास लूँ, लेकिन जब यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं आपको प्रीमियर क्लास दे रही हूँ, ठीक है गाइस। तो क्या है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे कोई भी माध्यम रहे, ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद जो है कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, तब मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड keep studying guys, bye bye।